जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर रोज़ की भांति फिर से उपस्थित है आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। दोस्तों कल आप लोग को वीडियो नहीं मिली होगी क्योंकि कल तो क्लास तो हुई थी, लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे जिस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई यूट्यूब पे। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे और फिर से आज से हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं और आज से रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम था उसको सुलझा लिया गया है। तो दोस्तों आगे एग्जाम का डेट बिहार पुलिस का आ चुका है, सभी का डिस्ट्रिक्ट और एग्जाम डेट फाइनल हो चुका है। आप सभी का भी डिस्ट्रिक्ट और एग्जाम डेट आ चुका होगा। इसको देखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कीजिए और अपनी पढ़ाई को में पूरी तरह लीन हो जाइए। तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास आपका स्टार्ट करंट अफेयर्स किया जाएगा। डेली करंट अफेयर्स ही बताइएगा आप लोग। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये कोपेनहेगन को मिला है। कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान मिला है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ शुरू हुआ है? ये विशाखापट्टनम हुआ। विशाखापट्टनम हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वार्नर कप 2024 जीतने वाली एशियाई टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएगी? ये मनिका बात्रा। ठीक है, मनिका बात्रा हो जाएगी, सही जवाब है। ठीक है, मनिका टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइए, आर अश्विन का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे मिला है? ये श्री राम मंदिर को मिला है। बताइए राम मंदिर का डिजाइन कौन किया था? वास्तुकार। ठीक है, मूर्ति का कौन बनाया था? श्री चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाली गैर अमेरिकी और गैर चीनी कंपनी कौन बन गई है? ये होंडा हो जाएगी। और होंडा कहाँ की कंपनी है? ये जापान की कंपनी है। ठीक है, जापान की कंपनी हो जाएगी। पहले हीरो होंडा दोनों मिक्स था, लेकिन अब अलग हो चुका है, दोनों अलग अलग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया है? ये रूस के द्वारा किया गया, रूस के द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, कीटनाशक रोधी सूट से हो जाएगा, कीटनाशक रोधी सूट से है इसका। अगला क्वेश्चन ये चर्चा में रहा सुरसा का संबंध किससे है? किसका किस्म है सुरसा? सुरसा ये अदरक का किस्म हो जाएगा। और बताइएगा सूर्या एक है, ये किसका किस्म है? सूर्या ये हल्दी का किस्म है, हल्दी का किस्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये स्ट्रीन कीर को दिया गया, स्ट्रीन कीर को। और हिंदी के लिए किसको मिला है? ठीक है, गगन गिल को दिया गया हिंदी में, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किसके नाम पर 10 करोड़ रुपया का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा किया है? ये हो जाएगा बिरसा मुंडा पुरस्कार के नाम से इसको घोषित किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया? ये इंदौर में कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये इंडिया के मदन लोकुर को नियुक्त किया गया, मदन लोकुर को नियुक्त किया गया, जो कि इंडिया से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? ये देखिए कबीर हो जाएगा कुवैत, कबीर कौन दिया है? कुवैत के द्वारा दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा वृद्धि वाला। और पूछा क्षेत्रफल में सबसे अधिक कहाँ वन पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? ये गिनी को दिया गया, गिनी को निर्यात किया गया है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में NH-44 पर बायोबिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? ये जैसलमेर राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में हुआ, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वर्ल्ड स्टील जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया है? किस राज्य को? ये मध्य प्रदेश शामिल किया, मध्य प्रदेश शामिल किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC के द्वारा लॉन्च किया गया, यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए अभी UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। ठीक है, अजय हो जाएगा, अजय कुमार हो जाएंगे, सही जवाब है। बताइए UPSC की चर्चा भारत संविधान किस अनुच्छेद में है? 315। सही जवाब है 315 में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल
हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? अभिजीत बनर्जी से। अभिजीत बनर्जी से हो जाएगा। ठीक है, बताइए गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम चयन किया गया था? स्वर्णिम भारत और विकसित भारत हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? राम सुब्रमण्यम को। ठीक है, राम सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिष्ठित दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। बताइए इसका शुरुआत कब से हुआ है? 2015 से शुरुआत हुआ, ये मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? सही जवाब हो जाएगा, यूएसए के द्वारा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? ये मणिपुर का, क्योंकि मणिपुर में अभी क्या लगा, आपातकाल लगा हुआ है ना, राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ष 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ये बिहार में होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी का कब पद्म विभूषण मिला था इनको? सही जवाब 1987 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ST छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल से सशक्त बनाने के लिए जय हिंद योजना किसने शुरू किया है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया। जय हिंद योजना दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया और ST से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? सही जवाब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है? ओसामू सुजुकी का जापान से संबंधित है, जापान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 जिलों को भंग कर दिया है? ये राजस्थान द्वारा कर दिया, राजस्थान में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 81वां थर्ड ISI फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? फिल्म कहाँ से ज्यादा बनता है? ये मुंबई में हुआ है, मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ये केन्या में किया गया, और केन्या किसकी राजधानी है? नैरोबी। ठीक है, बता दीजिए आप लोग जो है UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, केन्या का राजधानी नैरोबी, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में कोनेरू हम्पी ने FIDE वर्ल्ड रैंकिंग एंड बिल्डर्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, कहाँ जीता है? ये USA में जीता है, USA में जीत लिया, सही जवाब हो जाएगा। मतलब वज्र परिहार अभ्यास किसके बीच होता है? ठीक है, भारत अमेरिका। बताइए टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच ही होता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहला मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, उत्तराखंड में, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में दीपम 2.0 योजना कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में स्कूलों में हिंदी को जो है ना सामान्य तीसरे भाषा के रूप में शामिल किया गया है? ये महाराष्ट्र में शामिल किया गया, सही जवाब हो जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? सही जवाब है देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। तो राजभाषा की चर्चा किस भाग में है? भाग 17 में हो जाएगा। कितना से कितना अनुच्छेद हो जाएगा? 343 से 351 के बीच में, सही जवाब हो जाएगा 343 351 हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसको सम्मानित किया गया? नहीं, श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया, सही जवाब हो जाएगा। पता यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? ये ठीक है, वैक्सीनेशन हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन सही जवाब हो जाएगा। बताइए गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? सही जवाब है भारत और इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ये इंडिया और स्पेन द्वारा किया, इंडिया और स्पेन हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में WOAH और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग स्थानन को श्रेणी ए रीडर पेस्ट सुविधा में के लिए शुरू किया है, ये नामित किया है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है? ये राजस्थान में रखा गया। तो दोस्तों जो ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर था आज का सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं करंट के माध्यम से लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था उसको लेकर आए हैं आप लोग के बीच में। तो बता दीजिएगा लुसेंट से बताइएगा आप लोग। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को
किसको सौंप दिया था? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और ये कब सौंपा था? सही जवाब है 8 नवंबर 1943 को सौंप दिया। बता दीजिए आप लोग जो है नेताजी ने इसका नाम क्या रख दिए थे? सही जवाब है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इसका नाम रखे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस कब मनाए थे? ये 22 सितंबर 1944 को, 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस के रूप में मनाए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टोक्यो जाते हुए किस द्वीप के बाद जो है ना अचानक हवाई जहाज में दुर्घटना होने का इनकी मृत्यु हो गई थी? ये फार्मोसा द्वीप, फार्मोसा द्वीप के कहाँ इसका घटना कब हुआ था? ये सही जवाब है 18 अगस्त 1945 को ये मारे गए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सही जवाब है 23 जनवरी 1897 को हुआ। और किस जगह पे इनका जन्म हुआ था? सही जवाब कटक के उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लो एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगा। कहां पे इनका मुकदमा चला गया? इनके ऊपर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। बताइए इसकी सजा क्या कर दिया गया था? उस समय माफ कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से पैरवी कौन किए थे? बहुत सारे आदमी थे। अरुणा आसफ अली हो जाएंगे, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई एवं एन काटतू हो जाएंगे। ठीक है, एन काटतू हो जाएंगे। सही क्या कहते हैं? ये पैरवी किए थे। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कब कर दिया था बम्बई में? ये कर दिया था 20 फरवरी 1946 कर दिया था। 20 फरवरी 1946 कराची में किया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। बताइए कितना सैनिकों ने हड़ताल किया था उसमें? 5200 सैनिक द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ये जो है वायुसेना का प्रमुख मांग क्या थी उस समय? भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों के बीच में बराबर का व्यवहार, वही इनका मांग था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये देखिए 1946 में 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए इसमें जो किस नाविक ने शुरू किया था? इसमें कौन सा जहाज वाला? HMIS तलवार से। और 1100 नाविक द्वारा ये शुरू किया गया था। बताइए कराची में कब शुरू हो गया था, कब तक पहुंच गया? ये 19 फरवरी को कराची में हो गया था। हिंदुस्तान नामक जहाज में नाविक हड़ताल शुरू किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नौसेना विद्रोह में कौन कौन नारा दिया गया था? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। यही सभी नारा दिया गया। कब दिया गया था? 1946 के नौसेना विद्रोह में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नौसेना विद्रोह के प्रदर्शन में कितना झंडा साथ चलता था? 3 झंडा साथ चलता था। कौन कौन था ये? सही जवाब है कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा हो जाएगा और एक कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा हो जाएगा। ठीक है, बताइए किनके कहने पर जो है ना इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था? नहीं, महात्मा गांधी ने हो जाएंगे, सरदार पटेल और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना कहने से नौसेना विद्रोही क्या आत्मसमर्पण कर दिए थे। और ये कब आत्मसमर्पण किया था? 24 फरवरी 1946 को। देखिए 18 को शुरू हुआ और 6 दिन बाद क्या इनका आत्मसमर्पण हो गया। 24 फरवरी 1846 को आत्मसमर्पण कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नौसेना विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए क्या कहा था उस समय? वो इन्होंने कहा था कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश के सामने। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए नौसेना विद्रोह के समय जो नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्डफील्ड हो जाएगा। एडमिरल गोल्डफ्रेड था। एडमिरल गोल्डफील्ड हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग जो है कि किस विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दिया जाता है? यही नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कैबिनेट मिशन जो है किसके द्वारा लाया गया था? प्रधानमंत्री एटली द्वारा। और कैबिनेट मिशन लाने की घोषणा कब कर दिया गया था? 15 फरवरी 1946 को घोषणा कर दिया गया था। और कैबिनेट मिशन आया कब था? ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, दिल्ली पहुंचा था ये। बताइए कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य था? 3 सदस्य थे। कौन कौन हो जाएंगे बताइए तो? सही जवाब है देखिए सही है स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे, पैंथिक लॉरेंस हो जाएंगे और एबी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। बताइएगा स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हो जाएंगे। और पैंथिक लॉरेंस कौन थे? ये भारत सचिव के पद पर थे। और उसके बाद एबी अलेक्जेंडर कौन थे? ये नौसेना प्रधान हो जाएंगे। नौसेना प्रधान थे। बताइए कैबिनेट मिशन जो है किसके नेतृत्व में भारत आए थे? ये लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व। सही जवाब है पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ये भारत आई थी। सही जवाब है। बता दीजिए आप लोग है कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार कर लिया था? 26 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। और कांग्रेस कब स्वीकार किया इसको 25 जून को स्वीकार किया। 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। देखिए पहले मुस्लिम स्वीकार किया, उसके बाद कांग्रेस। 6 जून को कौन किया? मुस्लिम। और 25 जून को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया 1946 में।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्णय के लिए चुनाव हुआ था, कब हुआ था ये? जुलाई 1946 चुनाव हुआ था, बताइएगा जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला था? 205। सही जवाब है 205। 214 में से 205 सीट प्राप्त किया था। और बताइए मुस्लिम लीग कितना सीट प्राप्त किया था? ठीक है, 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान को प्राप्त किया था। बताइए कांग्रेस को कितना सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था? चार सिख सदस्यों का समर्थन प्राप्त था किसको? कांग्रेस को। बताइए आप लोग जो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। याद रखिएगा, देखिए पूछता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस उसी को बोला जाता है, कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? ये कोलकाता में मनाया गया। सही जवाब कोलकाता में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उस समय बंगाल में किसका सरकार था? मुस्लिम लीग का सरकार था। और बंगाल का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? शहीद सोहरावर्दी। शहीद सोहरावर्दी लिखा हुआ, शहीद सोहरावर्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग जो है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप कहाँ पे जो है ना हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ भयंकर? ये 3-4 जगह, बंगाल, बिहार और पंजाब। ठीक है, बंगाल, बिहार और पंजाब में क्या हुआ था? दंगे होना शुरू हो गया था। ठीक है, बताइएगा भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित किया गया था? ये 3 जून 1947 को प्रकाशित किया गया। और बता दीजिए इसको जो है ना कांग्रेस की समिति कब स्वीकार कर लिया था? उसी दिन स्वीकार कर लिया, 3 जून 1947 को ही स्वीकार कर लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग जो है कांग्रेस महासचिव की किसकी बैठक में जो है ना, किसकी अध्यक्षता में देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया गया था? ये किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। और 14 जून 1947 को पेश किया गया था। बता दीजिए आप लोग जो है इस प्रस्ताव का समर्थक कौन थे? अबुल कलाम आजाद इसका समर्थन किया था। ठीक है, बताइएगा जो क्या थे, जो बंटवारे का विरोध करते थे। बता दीजिए किसने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस सामने कोई और रास्ता नहीं है? यही अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही कहा गया था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है, किसके समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश का विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका था? गांधी, नेहरू और पटेल, इन सभी के सहमति के बाद भी ये सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। बताइएगा कि कितने व्यक्ति जो है उसके खिलाफ वोट दिया था विभाजन के खिलाफ में? 161 व्यक्ति, 161 सदस्य थे जो कि उनके खिलाफ में वोट दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस नेता कौन थे? सिंध कांग्रेस नेता चौथाराम मिडवानी हो जाएंगे। और पंजाबी कांग्रेस नेता कौन थे? पंजाबी में डॉक्टर किचलू हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान थे। ये सभी जो है ना विरोध करते थे उसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग की काउंसिल के बैठक में माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए कब जो है नई दिल्ली में बुलाया गया था एक सभा? 10 जून 1947 को बुलाया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग जो है मुस्लिम लीग के उपस्थित कितने सदस्यों में से ना कितना इसका विरोध किया था? 400 सदस्यों में से कितना विरोध किया था? 10 को ही विरोध किया था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कब जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक को पेश किया गया था? 4 जून 1947 को पेश किया गया था। और इसको जो है ना बिना किसी संशोधन को हाउस ऑफ कॉमन द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया था? 15 जुलाई को स्वीकार किया गया था। और इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब स्वीकार कर लिया गया? 16 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया था। अब बता दीजिए इस पर जो है ना ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर कब हो गया था? 18 जुलाई 1947 को इसका ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद भारत 2 भाग में बट, एक पाकिस्तान बना था और एक भारत का निर्माण हुआ था। बताइए पाकिस्तान को कब बनाया गया था? 14 अगस्त 1947 को बनकर अलग हुआ था। ठीक है, बताइए भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सस्टम थे, 6 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का संगठन कब किया गया था? गठन डेट बताइएगा इसका। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। बता दिया। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग जो है ना अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुआ था? अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुआ था। बताइए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? ये सही जवाब है 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन पूछता ध्यान रखिएगा। बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? सही जवाब है क्लीमेंट एटली हो जाएंगे, जो किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी से संबंधित है। ठीक है, बताइए भगत सिंह के विरुद्ध जो है मुखबरी कौन क्या था? फणींद्रनाथ घोष क्या था? और दीनानाथ दिल्ली से नेतृत्व किया था मुखबरी। फणींद्रनाथ घोष। बताइएगा फणींद्रनाथ घोष का हत्या कौन कर दिया था? बैकुंठ शुक्ल द्वारा। बैकुंठ शुक्ल ने इसका हत्या कर दिया था। ठीक है,
बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन चुना गया था? सही जवाब घनश्याम दास बिरला को चुना गया था। ठीक है, बताइए बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन दिया था अपने? सही जवाब है दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। बताइए कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये जॉर्ज यूले थे। ठीक है, जॉर्ज यूले हो जाएंगे कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं? ये अपने महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। बताइए गांधी जी ने हरिजन नाम से कितना पत्र का प्रकाशन किया था? 3 को क्या था? सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा वो? एक था हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और हरिजन हो जाएगा। पता है हरिजन बंधु किस भाषा में था? ये गुजराती भाषा में। बंधु देखिए बंधु क्या है गुजराती में था, और हरिजन सेवक किस भाषा में था? ये हिंदी भाषा में था। और सीधा हरिजन था, ये किस भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। और हरिजन पत्रिका कब प्रकाशित किए थे महात्मा गांधी? सही जवाब है 1933 में हुआ था। 11 फरवरी 1933 को पुणे से प्रकाशित किए थे इसको। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखे हैं? ये गुजराती भाषा में लिखे हैं। सही जवाब है गुजराती भाषा में लिखे हैं। बताइए हिंदू स्वराज को महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखा है? ये भी गुजराती भाषा में। हिंदू स्वराज भी गुजराती भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इतिहास का सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग पर्यावरण की ओर। पर्यावरण में अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन ही जाता है। बताइएगा घाना पक्षी विहार कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है। सही जवाब है। बताइएगा ठीक है भरतपुर में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन रहेगा रंगाथिट्टू, ये कहाँ पड़ता है पक्षी विहार? कर्नाटक का। ये कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, बताइए वेदांतथंगल और पक्षी विहार कहाँ है? वेदांतथंगल ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में। बताइएगा मालापट्टी पक्षी विहार कहाँ है? मालापट्टी ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर सही जवाब है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, बताइए सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये गोवा में है। देखिए ध्यान रखिएगा इसके नाम से 2 पक्षी विहार है। एक सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये गोवा में हो जाएगा। और पूछता है एगो सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर। सही जवाब है। इसमें राष्ट्रीय लग जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, बताइए बेमनाद पक्षी विहार कहाँ है? नाम बताइए। ये केरल में पड़ता है। और चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा राज्य में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में लगभग कितना पक्षी अभ्यारण्य है? 72 पक्षी अभ्यारण्य भारत में लगभग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? ये सही जवाब 1973 में। उसमें कौन प्रधानमंत्री थे जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था? ये इंदिरा गांधी की सरकार था। ठीक है, मतलब किसके नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? ये कैलाश सांखला। सही जवाब है कैलाश सांखला के नेतृत्व में लाया गया था। और बता दीजिए अब टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा था? यही कैलाश सांखला को ही टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पहले इसका नाम था, उसका चयन कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। बताइए इसका स्थापना कब किया गया था? जिम कॉर्बेट के नाम से 1973 बनाया गया। टाइगर रिजर्व के रूप में 1973 बनाया गया। ठीक है, हम वो कह रहे हैं टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो 1 अप्रैल 1973 का। वैसे इसका स्थापना था 1936 में। टाइगर रिजर्व अलग घोषित किया जाता है उसको, तो 1973 में इसको घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन यार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन हो जाएगा? ये नागा अर्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश का है। जो आंध्र प्रदेश में एक ही को यही है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में भारत का। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन हो जाएगा? नहीं साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है वो, टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है तो हो जाएगा बोर बाघ रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन जाएगा? ये नामदफा है जो कि किस राज्य में पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश का नामदफा हो जाएगा जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग है टाइगर स्टेट भी किसको कहा जाता है? यही मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए दुर्लभ सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कौन जाएगा? सही जवाब है नंदन कानन है। और कहाँ पड़ता है? ओडिशा राज्य का जो दुर्लभ सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का प्रथम जो है ना सफेद बाघ सफारी किसको घोषित किया गया था? सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया था। ठीक है, बताइए असम में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 4 हो जाएगा। 4 है। कौन कौन हो जाएगा? देखिए मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग कहाँ पड़ता है? ये असम का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बता दीजिएगा नामदफा कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश का पड़ता है। बता दीजिए पाकुई कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और बताइए कमलांग कहाँ पड़ता है? ये भी अरुणाचल प्रदेश का है टाइगर रिजर्व। बताइएगा नागा अर्जुन श्रीशैलम कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश। टोटल आंध्र प्रदेश में कितना टाइगर रिजर्व है?
एक ही है, बताइएगा। बिहार में टाइगर रिजर्व कितना है? एक है। और बिहार का कौन हो जाएगा? ठीक है, नाम क्या है इसका? वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि जब कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण पड़ता है। पता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और अचानक मार कहाँ पड़ता है टाइगर रिजर्व? छत्तीसगढ़ में अचानक मार हो जाता है। ठीक है, अचानक मार कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कुल कितना टाइगर रिजर्व है? 4 गो है, 4 गो हो जाएगा। बताइएगा उदंती सीता नदी ये कहाँ पड़ता है? ये भी छत्तीसगढ़ का ही है। और गुरु घासीदास कहाँ पड़ता है? ये तो नाम से छत्तीसगढ़ का ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो जाएगा। बताइए गुरु घासीदास ने केम्मा टाइगर रिजर्व बना था? ये 53वां बना था, 53वां बना था। अगला क्वेश्चन है पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये झारखंड पड़ता है। ठीक है, पलामू बेतला इसका नाम है। और एक ही टाइगर रिजर्व है वहां भी। बताए डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ? डंपा ये मिजोरम का है। सही जवाब है, मिजोरम में भी एक ही है। बताए रणथंभौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान का। ठीक है, सरिस्का ये भी राजस्थान का है। बताए मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स ये भी राजस्थान का ही टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बताए रामगढ़ बिजधारी कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान का ही, राजस्थान का है। और ये कितने क्रम का टाइगर रिजर्व बना था? 52वें क्रम का, 52वें क्रम का टाइगर रिजर्व था, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए बांदीपुर कहाँ पड़ता है टाइगर रिजर्व? बांदीपुर ये कर्नाटक का ही है। सही जवाब है। और पता है भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा ये भी कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, नंदी कहाँ हो जाएगा? अच्छा नंदी बोल रहे हैं गलती। दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक का ही हो जाएगा। बताए पेरियार कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। और पेंच कहाँ का हो जाएगा? ये भी मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों का आता है, लेकिन टाइगर रिजर्व है ना मध्य प्रदेश में ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में। बताए मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 6 गो है, 6 गो। और महाराष्ट्र में कितना टाइगर रिजर्व है टोटल? यहाँ भी 6 गो है, महाराष्ट्र में भी 6 जाएगा। बताइए तदोबा कहाँ पड़ता है? तडोबा महाराष्ट्र। बताइए बोर कहाँ का टाइगर रिजर्व? बोर महाराष्ट्र का, ये भी महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। और सह्याद्री ये तो महाराष्ट्र का ही होगा। बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितना टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व पड़ता है। बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश का ही पड़ता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये भी पूछा पिछला दरोगा का मैथ्स में पूछा गया था कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? अमानगढ़ ये उत्तर प्रदेश का ही टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़। पता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सही जवाब है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। सही जवाब हो जाएगा। हाँ, ये सब क्वेश्चन ध्यान पूछ देता है। मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड है। और राजा जी कहाँ पड़ता है? राजा जी उत्तराखंड जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और बुक्सा कहाँ पड़ता है? ये भी पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये ओडिशा का हो जाएगा। अन्नामलाई कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु का हो जाएगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है 1973 में कितना टाइगर रिजर्व था? 1973 में 9 गो टाइगर रिजर्व बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन्य जीव संगठनों ने किस नाम से एक योजना शुरू किया है? एक्शन टाइगर्स नाम से योजना शुरू किया है। बताइएगा प्रतिवर्ष बाघ दिवस कब मनाया था? बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया था। और पूछा शेर दिवस कब मनाया था? 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा? विश्व का बताना है। ये हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि म्यांमार में पड़ता है। हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व। बताइए देश में जो है ना कितने राज्य में बाघ पाया जाता है? 18 राज्य में पाया जाता है। और अपना बिहार भी उसमें एक शामिल है। तो दोस्तों जो भी पर्यावरण का प्रश्न पत्र सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं भारतीय संविधान की, और इसमें बहुत कम ही प्रश्न बन रहा है। आप लोग बता दीजिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बताइए वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है अभी? सही जवाब सुमन के बेरी हो जाएंगे। बताइएगा नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है अभी? अमिताभ कांत हो जाएंगे। ये अमिताभ कांत हैं। बताइए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये 1950 में स्थापना किया गया था। और इसको समापन कब किया गया था? 2014 में समाप्त कर दिया गया था। 15 अगस्त को समाप्त किया था। 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था। और 15 मार्च 1950 को इसका शुरुआत हुआ था। मतलब नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक कैसा मतलब निकाय है ये? सही जवाब है सामधिक निकाय। देखिए सामधिक लग गया, गैर संवैधानिक संविधान में नहीं है इसका चर्चा। ठीक है, बताइएगा इसका गठन कब किया गया था? 1993 किया गया था।
पूछा राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया, और मानवाधिकार का 93 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, इसमें कितना अध्यक्ष और कितना सदस्य होते हैं? मानवाधिकार में एगो अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। बता दीजिए आप लोग है, इसका आयोग का अध्यक्ष जो है ना कौन बनता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? प्रधानमंत्री नहीं होते। तो भारत का कोई सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब कोई जो है ना इसमें से बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनते इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। सही जवाब है। बताइए किसके द्वारा, बताइएगा मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो नियुक्ति करते हैं किसके नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं? ये प्रधानमंत्री द्वारा गठित 6 सदस्य समिति के सिफारिश पर किया जाता है। बताइएगा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 3 वर्ष का होता है। और उम्र सीमा कितना निर्धारण है इसका? 70 वर्ष। देखिए 3 वर्ष या 70 वर्ष को उम्र सीमा दिया गया, क्योंकि देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं, क्योंकि वो तो 65 वर्ष के बाद ही सेवानिवृत्ति होते हैं, इसलिए इसका उम्र 70 वर्ष का रखा गया और 3 वर्ष का ही रखा गया। अगर उससे कम लेंगे तो फिर तो वो बन नहीं पाएंगे ना, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए आप लोग है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन भत्तों और अन्य सेवाएं शर्तें का निर्धारण कौन करता है? एक केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सही जवाब है। बता दीजिए मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कौन करता है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही किया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय में से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? ये गृह मंत्रालय से इनको सहायता अनुदान प्राप्त होता है। तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी था उसको बता दिया गया। अब चल रहे हम लोग साइंस की ओर। साइंस में अच्छा प्रश्न है आज। बताइएगा साइंस से, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीकारक संख्या कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। और बताइएगा वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण की संख्या घटा देता है उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है, उसको अवकारक कहा जाता है। सही, ठीक है, घटाएगा तो अवकारक हो जाएगा। बताइए वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिसमें घट जाता है वो अवकरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसके अनुसार जो है ना अम्ल ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है? सही जवाब आर्हेनियस के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिए किस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने में की क्षमता रखता है? ठीक है, ब्रोस्टैंड एंड लॉरी के नियम के अनुसार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? एक खट्टा होता है। सही जवाब है। बताइएगा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। आज अगर सेट मारे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिला होगा आप लोग को एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? ये लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बताइए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। बताइएगा इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक पाया जाता है। सही जवाब है। मतलब बिच्छू के डंक में कौन पाया जाता है? इसमें भी मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। बताइए खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बताइए सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर व अन्य पेयजल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर नहीं, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बताइए खाना पचाने में उपयोगी अम्ल कौन हो जाएगा? ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बताइए किस अम्ल का प्रयोग करके सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल पूछे तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, HNO3 और H2SO4 दोनों अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और लाल हो जाएगा रगड़ना ही निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से पुकारते हैं उसको? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। और बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को किस नाम से जानते हैं? वाइल ऑफ विट्रियोल, वाइल ऑफ विट्रियोल ही कहा जाता है। ठीक है, बताइए HCl एक बड़ा कैसा अम्ल है ये? HCl ये खनिज अम्ल हो जाएगा। बताइए कांच को घुलनशील, कांच में कौन सा अम्ल घुलनशील होता है? HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये कांच में क्या होता है? घुलनशील हो जाएगा। इसमें घुलनशील हो जाता है, कांच में घुलनशील होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। किसमें जो कांच घुलनशील होता है तो HF में हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है। ठीक है, यही था ना, मार लगता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, दवा बनाने में कौन सा काम आता है? कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल काम आता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आएगा, किसका प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों को संरक्षण में भी किया जाता है? यह बेंजोइक अम्ल को क्या जाता है? कांच से घुलनशील हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है ना। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, आमाशय ग्रंथि द्वारा जो है ना कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl अम्ल होता है। सही जवाब है। मतलब चींटी के काटने पर कौन त्वचा में जो है ना कौन सा अम्ल प्रविष्ट हो जाता है? ये फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, बताइए इसको बेअसर करने के लिए त्वचा पर किसका लेप लगाया जाता है? बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा को लेप लगाने से इसका प्रभाव क्या कम जाएगा। बताइए कौन सा अम्ल जो है ना ग्लेशियल एंड एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? ये ग्लेशियर, ये ठीक है, एथेनोइक होगा, एथेनोइक अम्ल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है, क्या कहलाता है? वो भस्म कहलाता है, भस्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्या कहलाता है? वो क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। बताइए क्षार स्वाद में कैसा होता है? करवा होता है। बताइए क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? ये नीला कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषण में किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? अम्ल क्षार अभिक्रिया द्वारा इसको चेक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अम्ल एवं भस्म की प्रकृति का फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? प्रकृति क्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। क्या इसको रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होगा? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होगा? सही जवाब है Na2CO3 × 10H2। देखिए धोने के लिए क्या करना, सोडियम का कार्बोनेट होगा। ठीक है, 10। अगला क्वेश्चन 10 रुपए वाला खरीदते हैं सर, 10 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि NaOH हो जाएगा, NaOH कास्टिक सोडा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3। और बताइए बारूद बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? यही पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। बताइएगा pH स्केल का खोज कौन किया था? ये सोरेनसन द्वारा कब किया गया? ये 1909 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए समुद्र जल का pH मान कितना होता है? 8.4 होता है। और रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। बता दीजिए आप लोग, लार का pH मान 6 हो जाएगा, 6.5 होगा, 6.5 होता है। बताइएगा मूत्र का pH मान कितना होता है? इसका 6 हो जाएगा। बताइए लार का pH मान कितना होगा? ये 6.4। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए नहीं, दूध का 6.4 होता है, दूध का 6.4 और लार का 6.5 होता है, ध्यान रखिएगा। बताइए शराब का pH मान 2.8 हो जाएगा। और बता दीजिए अगला क्वेश्चन, सिरका का pH मान कितना होता है? 2.4 हो जाएगा। ठीक है, और नींबू का pH मान कितना होगा? 2.2 हो जाएगा। सही जवाब है 2.2 होता है नींबू का pH मान। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था केमिस्ट्री को सभी करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में अच्छा सा प्रश्न दिया गया है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ऊंचा पौधा कौन होता है? सिकोया का वृक्ष होता है। बताइएगा इसका ऊंचाई लगभग कितना होता है? 120 मीटर होता है। ठीक है, 120 मीटर प्लस होता है, तो लगभग औसत में लिया जाता है हमेशा। बताइएगा सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन हो जाएगा? जेमिया पिग्मिया। ठीक है, जेमिया पिग्मिया हो जाएगा। अच्छा से लग रहा है, आलोक जी पूरा पढ़ के आए हैं, अंदर से जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? ये साइकस को कहा जाता है। देखिए 2-3 है, साइकस हो जाएगा, जिगोबाइलोवा हो जाएगा, और मेटासिकोया को भी कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग जो है जिंगोबाइलोवा को और क्या कहा जाता है? ठीक है, जिंगोबाइलोवा को और जो है मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, किसके बीजांड एवं नरयुग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं? किसका बीजांड सबसे बड़ा होता है? साइकस का। साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है। बताइए किसके परागकण इतनी तादाद में होती है कि पीले बादल बन जाता है?
ये पाइनस, पीले बादल का अंदर पौ से पीला, पौ से पाइनस याद रखिए, थोड़ा सा कॉमन कर करके याद रखिएगा तो याद रहेगा, याद रह सकता है, पाइनस हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये साबूदाना ठीक है साइकस के तने के मंड से निकाल कर बनाया था, ठीक है। मतलब इसलिए साइकस को क्या कहा जाता है? सागो पाम भी कहा जाता है, सागो पाम के नाम से कौन जाना जाता है? साइकस जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए तारपीन का तेल जो है ना किससे प्राप्त किया जाता है? ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, बताइएगा। सेडर्स तेल किससे प्राप्त होता है? ये देवदार की लकड़ी से प्राप्त होता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम कौन आता है? कौन काम आता है? क्या काम में आता है? ये टेनिन काम में आता है। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में टेनिन काम में आता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस किस उपसमूह में पौधे के बीज फल के अंदर होते हैं? ये अनावृत बीज यानी कि हो जाएगा आपको एंजियोस्पर्म हो जाएगा। और किसका जो बीज फल के बाहर होता है? ये जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजिम हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। अब बताइए सिकोया का वृक्ष कैसा कौन सा पौधा है? ये नग्न बीजी वाला है यानी जिम्नोस्पर्म पौधा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा लहसुन एवं प्याज किस कुल का है? ये लिलिएसी कुल का, लिलिएसी कुल का हो जाएगा। मतलब सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर ये सभी किस कुल का है? ये पाल्मी कुल का हो जाएगा। बताइएगा गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल ये सभी ये ग्रेमनी कुल, ग्रेमनेसी कुल, ठीक है। देखिए जितना खाने का अनाज है ना सब कुछ में आता है, ग्रेमनेसी कुल में आता है। लहसुन प्याज लिलिएसी कुल में, लिलिएसी कुल में आता है, ठीक है। अब बताइएगा मूली, सलजम, सरसों ये किस कुल में आता है? ये क्रूसीफेरी कुल में आता है, क्रूसीफेरी कुल में आता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कपास, भिंडी, गुड़हल ये किस कुल में आता है? ये माल में देखिए कपास खाने वाले में कपास को बेचने के लिए यूज करते हैं, भिंडी भी किसान साहब बेचने के लिए, मतलब सामान क्या था? माल बेची कुल, याद रखिए माल बेची कुल में ही आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोका ये सब किस कुल में आता है? ये लेग्यूमिनेसी कुल में आता है। अब बताइए दलहन फसल किस में आता है? ये भी लेग्यूमिनेसी कुल में ही आ जाता है, ठीक है। इमली, कचनार ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा हो जाएगा। बताइएगा सूरजमुखी किस कुल का पौधा है? ये कंपोजिटी कुल का पौधा है, ये कंपोजिटी कुल का पौधा, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोंद, कुसुम ये सब किस कुल का पौधा है? डहलिया ये सभी कंपोजिटी कुल का ही पौधा है। अब बताइए नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल ये सब ये रूटेसी कुल। देखिए सब में कांटा पाया था, देखिए जितना पौधा में कांटा पाया था, कांटा ध्यान रखिए, कांटा वो सब का रूटेसी कुल में आता है, कांटा वाला, सही जवाब हो जाएगा, रूटेसी कुल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कि तारबूज, खरबूज, कद्दू ये सब किस में आता है? ये होता है आपको कुकुरबिटेसी कुल में आता है। देखिए जितना लत्ती वाला चीज होता है ना, लतरता है फला हुआ है, तो वो सभी किस में आता है? कुकुरबिटेसी कुल में आता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए आलू, मिर्च, बैगन ये सब किस में आता है? सब्जी वाला सब सोलनेसी कुल, जितना सब्जी होगा सब सोलनेसी कुल में आता है, ध्यान रखिएगा, 100 से सब्जी 100 से सोलनेसी कुल, ध्यान रखिएगा। बताइएगा स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती ये किस कुल में आता है? ये रोज जैसे देखिए रोज खाने का चीज है, बादाम रोज खा सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी रोज खाते हैं, सेब रोज खाना चाहिए, तब ना बीमारी से दूर रहिएगा। ये सब किस में आता है? रोजेसी कुल में आता है, यानी कि रोज खाइएगा तो रोजेसी कुल में आइएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है कि विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप तथा गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये अकार्यकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जड़ पौधे का अवरोही भाग है, बताइए ये किससे विकसित होता है? ये जड़ ये मूलांकुर से विकसित होता है। बताइए गाजर का जड़ कैसा होता है? शंकु आकार का होता है, शंकु आकार का हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिए आप लोग सलजम और चुकंदर का जड़ ये कुंभी रूपी होता है, और मूली का जड़ कैसा होता है? ये तुर्की रूपी हो जाएगा, तुर्की रूपी। तो जड़ कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जो है एगो होता है मुस्ला जड़ होगा, एगो अपस्थानिक जड़ हो जाएगा, ठीक है। बताइए जड़ जो है ना सदैव किधर उगता है? ये प्रकाश के विपरीत दिशा में, भूमि के अंदर जाता है जड़ हमेशा। तना किधर उगता है? ये हमेशा प्रकाश की दिशा में जाता है। बता दीजिएगा कंद किसका उदाहरण है? आलू का हो जाएगा। और घनकंद किसका है? ये केसर का हो जाएगा। सलकंद किसका है? प्याज सलकंद का उदाहरण हो जाएगा। और हल्दी अदरक किसका उदाहरण है? ये प्रकंद, भूमिगत तना इसका प्रकंद हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा हरे रंग की होती है और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना है? ये पत्ता हो जाएगा, पेड़ पौधे का पत्तियां हो जाएगा, ठीक है। बताइए पौधे का जनन अंग किसको कहा जाता है? पुष्प को कहा जाता है, ठीक है। पुष्प में क्या क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है, पुमंग और जयांग होता है।
बताइए नर जननांग कौन होता है इसमें? ये पुंगम यानी कि पुंकेसर हो जाएगा, और मादा जननांग ये जयांग हो जाएगा, इसको स्त्री केसर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, परागकोश निकलकर अंडक में वर्तिका का परागकणों के पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं? ये परागण कहा जाता है। ठीक है, परागण कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी में निषेचन कैसे होता है? त्रिसंलयन में होता है, और अन्य वर्ग के पौधे में कैसा होता है? द्विसंलयन होता है। बताइए कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अनिषेक फल कहा जाता है, उसको अनिषेक फल कहा जाता है। तो जो है महत्वपूर्ण प्रश्न था बायोलॉजी का, उसको भी करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग, कल आप लोग को स्पेशल बिहार स्पेशल से कुछ होमवर्क दिया गया था, क्योंकि बिहार का एग्जाम आ चुका है, इससे थोड़ा बहुत करवा दे रहे हैं। तो बताइएगा आप लोग जो है बिहार का अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा? 24:10 ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है आलोक जी, आपको याद होगा अपना सेशन पूछा हुआ था पिछला बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड इसका पूर्वी देशांतर हो जाएगा, बिहार का देशांतरीय विस्तार। मतलब भारत में बिहार की स्थिति क्या है? बिहार उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। मतलब बिहार का आकृति कैसा हो जाएगा? यह आयताकार, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार से जो उड़ीसा कब अलग हुआ था? ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। बताइएगा दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब हुआ था? सही जवाब 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। और इसको बना कब दिया गया था? 1912 में बना दिया गया था। उसमें दिल्ली, झारखंड और उड़ीसा शामिल ही था। बताइए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, जो कि अंतिम विभाजन था बिहार का। ये अगला क्वेश्चन था, बिहार का स्थापना कब हुआ था? ये 22 मार्च को स्थापना किया गया था। 22 मार्च को स्थापना किया गया था। बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए बिहार का जनसंख्या कितना है? लगभग 10 करोड़। ठीक है, 10,40,99,452 हो जाएगा, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण में? 3214 345 किलोमीटर हो जाएगा। 345 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्लास हमारे कुंदन जी के द्वारा लिया जाएगा। तो कुंदन जी आगे क्लास बताइएगा। बताइएगा समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी मीटर है? 53 मीटर हो जाएगी, और फीट में 173 फीट हो जाएगा। बताइएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.86% हो जाएगा, सही जवाब। बताइएगा बिहार का भारत के कुल राज्यों में कैवां स्थान है क्षेत्रफल के तौर पर? 12वां स्थान हो जाएगा, और जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। बताइए बिहार में प्रशासनिक तौर पर प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल है। और बताइएगा जिलों की संख्या कितनी है बिहार में? 38 जिला हो चुके हैं। बताइएगा बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 19 नगर निगम की संख्या। 19वां नगर निगम कौन था? सहरसा हो जाएगा। बताइएगा बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कौन सा बना था? अविभाज्य बिहार, जो पहले बंगाल में था, आरा में बना था। आरा नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम था। बताइएगा बिहार में विधानमंडलों की संख्या किस प्रकार की है? 2 सदनीय हो जाएगा। बताइए बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 243। और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 हो जाएगी। बताइए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 सीटें हो जाएंगी, सही जवाब है। बताइएगा बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 हो जाएगी, राज्यसभा सीटों की संख्या। बताइएगा बिहार में विधानसभा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 38 हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा लोकसभा में बिहार में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगी, सही जवाब है। बताइएगा बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? उत्तर नेपाल है। नेपाल हो जाएगा। और बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 जिला। 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बताइएगा दक्षिण में झारखंड राज्य से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 8 जिले करते हैं, सही जवाब है। और बताइएगा बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य है। और बताइएगा बिहार के कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? 8 जिले हो जाएंगे। तो एडुटेरिया का जो दिया हुआ था होमवर्क को समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में SPD का, रेलवे का सामान्य अध्ययन जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कब हुआ था? 1927 में प्रारंभ हुआ था। सही जवाब है, बताइएगा। ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। सही जवाब है, बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1837 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1837 में। बताइएगा, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? कराची में जारी किया गया था। बताइए, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। और इसी वर्ष कौन सा एक महत्वपूर्ण हुआ था? वुड डिस्पैच भी आया था। बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1911 में प्रारंभ की गई थी। और कहां से कहां के लिए? नैनी से प्रयागराज के लिए की गई थी। बताइए, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 डाक जोन हो जाएंगे। बताइएगा, पिन कोड की शुरुआत कब से हुई है? 1972 से हुई है। पिन कोड की शुरुआत कब से हुई है? 1972 से। बताइए, स्पीड पोस्ट की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? 1986 से हुई थी। सही जवाब है, बताइएगा। रेल डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? रेल डाक सेवा 1863 से प्रारंभ की गई थी। बताइए, भारत में सर्वप्रथम रेलवे कब चली थी? 1853 में चली थी। और कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। सही जवाब है, बताइएगा। टेलीफोन सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ था? 1881-82 में। कहां हुआ था? कोलकाता में प्रारंभ हुआ था। बताइए, दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका का नाम बताइए तो। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? प्रतिमा पूरी हो जाएगी। बताइएगा, भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र जो था बंगाल गजट, वो कब प्रारंभ किया गया था? 1780 में प्रारंभ किया गया था। और किनके द्वारा प्रारंभ? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। सही जवाब है, बताइएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कब किया गया था? 1826 में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? पंडित युगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। शुक्ल हो जाएंगे। बताइएगा, राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब से हुई है? 1988 से हुई है। बताइएगा, डायरेक्ट टू होम DTH का जो फुल फॉर्म है, इस सेवा की शुरुआत कब से हुई है? 2004 से हुई है DTH की शुरुआत। बताइएगा, BSNL का आरंभ कब हुआ था? 2001 अक्टूबर 2000। बताइए, सूचना का अधिकार कब से? 2005 से प्रारंभ किया सूचना का अधिकार अधिनियम। बताइए, MTNL का स्थापना कब हुआ था? MTNL का 1986 में हुआ था। MTNL का इंटरनेट सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी। बताइएगा, सेलुलर फोन की सेवा की शुरुआत भारत में कब से हुई है? जिस वर्ष 95 से। इंटरनेट और सेलुलर फोन की सेवा की शुरुआत भी 1995 से ही भारत में हुई है। बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत में STD सेवा की शुरुआत 1960 में प्रारंभ हुई थी। और कहां से कहां तक के लिए हुई थी? कानपुर से लखनऊ के लिए हुई थी। कानपुर से लखनऊ के मध्य हुई थी। बताइएगा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में कब प्रारंभ कर दी गई थी? पोर्टेबिलिटी यानी चेंज करके जा सकते हैं, इधर से उधर उलट पलट कर सकते हैं। 2011 से, 20 जनवरी 2011 से। बताइए, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना कब की गई थी? 1947। स्वतंत्रता जिस वर्ष मिली है उसी वर्ष PTI की स्थापना हुई थी। बताइएगा, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ प्रारंभ किया गया था और कब प्रारंभ किया गया था? कुल्टी में किया गया था, पश्चिम बंगाल कुल्टी। और 1874 में किया गया था। और इसका नाम क्या दिया गया था? किस नाम से ये प्रारंभ किया गया था? बंगाल आयरन वर्क के रूप में स्थापित किया गया था। बंगाल आयरन वर्क। बताइए, बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, सांची झारखंड में। और क्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। बताइएगा, राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? उड़ीसा के राउरकेला में की गई है। बताइएगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? ये उड़ीसा में हो जाएगा, राउरकेला में ही है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बताइएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और यह किस देश के सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से की गई थी। बताइए, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में प्रारंभ किया गया था। सही
पश्चिम बंगाल में, सही जवाब है। बताइएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब की गई थी? 1973 में किया गया था, सही जवाब है। बताइएगा भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था, सही जवाब है, जो कि बाद में असफल रहा था, सही जवाब है। बताइएगा नेपा नगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। और यह किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है, सही जवाब है। बताइएगा भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग है? सूती उद्योग हो जाएगा। और बताइएगा भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ लगा था? रिसरा में लगा था, कोलकाता में। बताइए कपास को क्या कहा गया है? किस नाम से? सफेद सोना कहा गया है। जूट को कहा गया गोल्डन फाइबर, सोने का रेशा। बताइएगा मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी और अहमदाबाद को क्या कहा गया है? भारत का बोस्टन कहा गया है। बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया? और भारत का सीधे मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है, सही जवाब है। बताइएगा भेल की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और बताइए भेल का फुल फॉर्म बता दीजिए। सही जवाब है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। बताइए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में हो गया है, नई दिल्ली आ गया है। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ अवस्थित है? सिंदरी में हो जाएगा। बताइएगा कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? फिरोजाबाद हो जाएगा। और ताला नगरी के नाम से किसको अलीगढ़ को जाना जाता है ताला नगरी के नाम से। बताइएगा प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? मूक फिल्म, साइलेंट फिल्म, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। और कब आई थी यह? 1913 में आई थी। बताइए भारत की प्रथम बोलती फिल्म क्या थी? आलम आरा हो जाएगा। और इसकी अभिनेत्री का नाम क्या था? जुबेदा बेगम हो जाएगा। क्या था? जुबेदा बेगम। और इसके निर्माता यानी प्रोड्यूस डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? आरदेशियर ईरानी हो जाएंगे। बताइएगा भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां हो जाएगी। कौन हो जाएगी? नूरजहां। बताइएगा प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला कौन थी जो राज्यसभा सदस्य भी निर्वाचित है? नरगिस दत्त हो जाएंगी। बताइएगा स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली जो मनाई थी, तुकाराम हो जाएगी। और सिल्वर जुबली मनाने वाली पहली फिल्म कपाल कुंडाला हो जाएगी, कपाल कुंडाला। बताइएगा 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? शोले में गब्बर सिंह का किरदार किनके द्वारा निभाया गया था? अमजद खान के द्वारा निभाया गया था। किनके द्वारा निभाया गया था? अमजद खान। बताइएगा विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म के टेक्नीशियन कौन थे? विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन कौन थे? दादा साहेब फाल्के हो जाएंगे, दादा साहेब फाल्के। बताइएगा दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का क्या कहा गया है? पितामह या जनक कहा गया है, सही जवाब है। बताइएगा पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने कितना प्रतिशत लगाया था? 12.5% लगाया था मनोरंजन कर। बताइएगा प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्थापना कब मनाया गया था? 1952 में मनाया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? मिर्जा गालिब हो जाएगा। मिर्जा गालिब कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? 1857 की क्रांति से। हाँ वो कहाँ से थे? आगरा से हो जाएगा, आगरा से थे मिर्जा गालिब। बताइएगा गीतकार, उर्दू शायर थे। बताइए गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? प्रदीप का रामचंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप हो जाएंगे। बताइए फिल्मों में पहला संगीत निर्देशन का गौरव किनको प्राप्त हुआ था? फिल्मों में पहला संगीत निर्देशन फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त हुआ है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त हो जाएंगी। उनके ये किसकी पत्नी थी? सुनील दत्त की हो जाएंगी, सुनील दत्त की। वर्तमान में संजय दत्त की माँ हो जाएंगी। बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के देविका रानी रौरिक हो जाएंगी। और इन्हें कब मिला था? 1969 में मिला था। बताइएगा फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कब की गई थी? 1929 में की गई थी। बताइए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया को मिला था। और ये किस फिल्म के लिए मिला था? गांधी के लिए मिला था, गांधी के लिए। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्याम बेनेगल। बताइए भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म कौन सी थी? गांधी जी हो जाएंगे। और इसके निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो हो जाएंगे, रिचर्ड एटनबरो। इसमें गांधी की भूमिका किनके द्वारा निभाई गई थी? बेन किंग्सले के द्वारा निभाई गई थी। तो स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर जो आप लोगों को होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। बताइएगा लोकपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? कुल आगम में घाटा हो जाता है। बताइए कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक बीमारियां हो जाती है। और वयस्कों में कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। सही जवाब है। बताइएगा समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुदाय विकास कार्यक्रम का जीवन स्तर को ऊपर उठाना था, जीवन स्तर को बेहतर बनाना। बताइएगा केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिमंडल के सचिव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मंत्रिमंडल के सचिव। बताइए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था। बताइएगा 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब है, भूमि सुधार से हो जाएगा। बताइए संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? अधिकार परीक्षा को कहा गया, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा गया। बताइए भारत के संविधान की किस अनुसूची में अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची के द्वारा। बताइएगा राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में होती है? संविधान के संशोधन में होती है। और बताइएगा किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। बताइए राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और उपराष्ट्रपति के सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष उम्र सीमा होती है। बताइएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। सही जवाब है। बताइए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में प्रारंभ हुआ था। बताइए पंचायती राज किसका विषय है? राज सूची का विषय है। पंचायती राज राज सूची का विषय है। बताइए राज्यों में चुनाव होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्य सरकार उत्तरदायी होती है। बताइएगा प्रधानमंत्री किसान योजना किससे संबंधित है? लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा मुद्रा योजना किससे संबंधित है? सिडबी से हो जाएगा। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सही जवाब है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ था? 2017 में हुआ था। 2017 में। बताइए लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूट लिया गया था? काकोरी। और इसको नाम दिया गया था काकोरी कांड। और इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बताइएगा बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर किसके प्रबल प्रभाव के कारण हुआ था? आनंद पांडे के कारण हुआ था। किनके कारण था? आनंद पांडे के कारण। बताया किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन। यह कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। सही है। और सविनय अवज्ञा कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। बताइएगा नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने किसका नाम दिया था? भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? भिक्षावृत्ति की राजनीति। बताइए नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। डेट सहित बताइए तो। सही जवाब है 21 अक्टूबर 1943 को हो जाएगा। बताइएगा भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? राइफल हो जाएगा। कार्मेल क्या है? राइफल हो जाएगा। बताइए जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से हो जाएगा। बताइए पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से ही संबंधित है। बताइएगा आयरिश सागर कहाँ अवस्थित है? आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है आयरिश सागर। बताइएगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया था जो दृढ़ता पूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गया। जब वे आरा पहुंचे वे कौन थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। और इनके पश्चात इस आंदोलन का कार्यकाल किनके द्वारा संभाला गया था? अजीत सिंह करके थे। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन में नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से किस राज्य के द्वारा इनकार कर दिया गया था? बिहार के द्वारा इनकार कर दिया गया था। बताइएगा अभिनव भारत क्रांतिकारियों के लिए गुप्त संगठन का निर्माण कब किया गया था और किस नेता के द्वारा किया? 1904 में किया गया था। बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। बताइएगा
फर्निंदर नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, किसने इनकी हत्या कर दी थी? फर्निंदर नाथ घोष की बैकुंठ शुक्ल के द्वारा कर दी गई थी। किनके द्वारा कर दी गई? बैकुंठ शुक्ल। बताइएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा किस जज के द्वारा सुनाई गई? हिल्टन के द्वारा दी गई थी। हिल्टन के द्वारा दी गई थी। बताइए, किसने 1857 में विद्रोह को धोखा दिया था? विश्वनाथ दुबे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विश्वनाथ दुबे के द्वारा। बताए, छिपकली अपना रंग जो परिवर्तित करती है, किसके लिए, किस कारण से करती है? गर्मी प्रबंधन के लिए करती है। और बताइएगा, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक कब बढ़ जाता है? उसमें दाब बढ़ाइएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। बताइए, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होती है? माध्यम के कण उसकी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। बताइएगा, जब एक विद्युत उपकरण की स्विच बंद कर दी जाती है तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है? लाइव वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बताइए, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास ले जाया जाता तो वो फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतरी दीवार पर दबाव बन जाता है, इसके कारण फट जाता है। बताइएगा, किसने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है, जिसे अणु कहते हैं? कनाद के द्वारा दिया गया था। और बताएगा, परमाणु शब्द किन्होंने दिया था? डेमेट्रिकेट्स के द्वारा दिया गया था। बताइएगा, किसी मिश्रण के विभिन्न धुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ का अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। बताइएगा, तो स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर जो था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में करंट अफेयर जो एसपीटी का दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। बताइए, ब्राजील की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्राजीलिया हो जाएगी। बताइएगा, किस राज्य के सिमलीपाल को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा सिमलीपाल। बताइएगा, नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट हो जाएंगे। डॉन पेटिट हो जाएंगे। और बताइएगा, अभी वर्तमान में अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के कौन अध्यक्ष है? काश पटेल हो जाएंगे। बताइएगा, किसे मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? प्रदीप कुरवाह के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा जीता गया? प्रदीप कुरवाह के द्वारा। बताइएगा, किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोंग 20 मिशन लॉन्च किया है? चीन के द्वारा किया गया। बताइए, असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीवी को किया। सही जवाब है, श्री लक्ष्मी पीवी को किया है। बताइएगा, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में बनाया जाएगा। बताइए, वर्तमान में अयोध्या स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अयोध्या धाम कर दिया गया है। और बताइए, सुल्तानगंज का नाम बदल के क्या कर दिया? गुरु अजबैगी नाथ का धाम कर दिया गया। गुरु अजबैगी नाथ धाम। बताइएगा, सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर निकले हैं? 171 मिलियन हो जाएंगे। 171 मिलियन हो जाएंगे। बताइएगा, चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? महुआ दान झारखंड में हो जाएगा। बताइएगा, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में ही मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? युगांडा के द्वारा की गई। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। सही जवाब है। बताइएगा, सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तालिस्मन तस्मानिया जो है ना, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, वही शब्द से लिया गया तालिस्मन। बताइएगा, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष पे कौन रहा है? दूसरी भारत रहा है शीर्ष पे, कुल 87 पदकों के साथ शीर्ष पे रहा है। बताइएगा, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मधुसूदन देसाई हो जाएंगे। मधुसूदन देसाई। बताइए, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के समझौता किया? फ्रांस के द्वारा। बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। सही जवाब। बताइए, FAO का मुख्यालय रोम, इटली में हो जाएगा। बताइएगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? इंग्लिश लिवरपूल के द्वारा जीता गया। और बताइए, ISL जो भारत में होता है फुटबॉल प्रतियोगिता ISL, इसको किस टीम के द्वारा जीता गया है? मोहन बगान सुपर जायंट्स के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? मोहन बगान सुपर जायंट्स के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ब्राजील में संपन्न हुई है। बताइए, एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान में आयोजित किया गया। और यह
अभी हाल फिलहाल में आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, एनडीआरएफ के द्वारा। बताइएगा किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एआई किरण लॉन्च किया है? मेटा इंडिया के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया है? मेटा इंडिया के द्वारा। बताइए नीलामी में कहां में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? लंदन में हो जाएगा। बताइएगा महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस 1 मई 2025 को मनाया गया था? 65वां मनाया गया। 1 मई 1960 को तो गुजरात महाराष्ट्र अलग हुए थे, मतलब राज्य के रूप में उभरे थे। बताइएगा 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहे हैं? कौन सा देश रहा है? कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। बताइएगा किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइकल वाल्टेज को बनाया गया। किनको बनाया गया? माइकल वाल्टेज को। बताइएगा रमन्ना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। हेरात उत्सव, हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी जम्मू कश्मीर, सही जवाब है। बताइएगा बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष वर्तमान में किन्हें चुना गया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ में खुनियांग पटाला लिस्टा वर्डलकुल करके हैं, नाम ही बहुत उटपटांग है। बताइए भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया? चिनाब नदी पर। बताइएगा किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है भारत के द्वारा? रूस के द्वारा निर्मित इगला एस मिसाइल को भारत के द्वारा खरीदा गया। बताइएगा किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में किया गया। बताइएगा भारत का पूर्ण रूप से सौर संचालित रेलवे राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सौर संचालित रेलवे राज्य राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, सही जवाब है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा करंट का। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में, सही जवाब है, छत्तीसगढ़ में रखी गई है। तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पर समाप्त कर दी गई है। तो आप लोगों को अगर यह डिस्कशन अच्छा लगता हो तो अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं होमवर्क सीरीज के लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी के तट पे स्थित है? मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं धन्यवाद। फिर कल एक नए दिन की शुरुआत में नई होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।